मुखर्जी नगर लगभग 30-32 साल पुराना सेंटर है। मुखर्जी नगर बच्चे आजकल सोशल मीडिया से आते हैं। एक हवा बना हुआ है कि मुखर्जी नगर में आप जाइए, वहां आप बिना आईएएस बने आएंगे ही। कोचिंग में हर साल 15,000 10,000 के आसपास विद्यार्थी नए प्रवेश लेते हैं। कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबको सेलेक्ट करवाने वाली पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। एक क्लास में तो उसमें 500 से 600 बच्चे बैठते थे। अब 500 बच्चों को अगर आप एक साथ पढ़ाएंगे तो ये क्या वही भागवत कथा हो रही है? समझदार बच्चे को समझ जाना चाहिए कि एक व्यवसाय बन चुका है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। 5,000 करोड़ का धंधा तो साल का है ही। मुखर्जी नगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बसा दिल्ली का एक छोटा सा मोहल्ला। शुरुआत में इस इलाके में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाया गया था, जिसकी वजह से मुखर्जी नगर दिल्ली का काफी किफायती इलाका माना जाता था और इस कारण बाहर से आने वाले छात्र यहां आकर्षित हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के नजदीक होने से ये उन छात्रों का पसंदीदा इलाका बना जिन्हें हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाती थी। मुखर्जी नगर का मतलब उसके आसपास के पेरिफेरी में जो 7-8 कॉलोनीज हैं उनको मिला के इंदिरा विहार, नेहरू विहार, गांधी विहार, वजीराबाद, गोपालपुर, पटेल चेस्ट, क्रिश्चियन कॉलोनी, भाई परमानंद नगर, ये सब इसके आसपास के पेरिफेरल एरियाज हैं जहां पर कि स्टूडेंट्स रहते हैं। मुखर्जी नगर उसका केंद्र है। लगभग 30-32 साल पुराना सेंटर है। उसके पहले कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं हुआ करता था यूपीएससी में। 30 साल पहले 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। जैसे एक अशोक सिंह पढ़ाते थे। 1989 में मैं और मेरे साथ 1-2 सहयोगियों ने मुखर्जी नगर में एक सिविल सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया। हमारी सोच थी कि इन छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की गाइडेंस ट्रेनिंग, री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाए मुखर्जी नगर में एक छोटा केंद्र खोलकर। 79 में जब हिंदी माध्यम को लाया गया और एग्ज़ाम के पैटर्न में और जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए, तब इन क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा हुआ। 90 के दशक में मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया। ये जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, 1990 के बाद के दौर में इंडिया का जो नया ग्रोथ रेट शुरू हुआ, जिस तरीके से निचले तबके के लोगों का एस्पिरेशन जगा, उनके मन में भी सिविल सर्वेंट बन के एम्पावर्ड होने की जो भावना जगी, इस वजह से बड़ी संख्या में लोग इस एग्जाम से जुड़ गए। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि तैयारी करने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या ऐसी हो गई जो हिंदी मीडियम से तैयारी करती है। हिंदी मीडियम का उभार होना ही मुखर्जी नगर के उभार का रीजन है। मंडल आयोग की सिफारिशों ने भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग में ये भावना भर दी थी कि वो भी शासन सत्ता में अपनी साझेदारी बढ़ा सकते हैं और उनके बच्चे भी कलेक्टर या पुलिस कप्तान बन सकते हैं। लेकिन उस समय तक यूपी, बिहार जैसे राज्यों में उच्च शिक्षा के जो पुराने केंद्र थे, उनकी पढ़ाई के स्तर में काफी गिरावट आ चुकी थी। ऐसे में
मुखर्जी नगर में शुरू हुई सिविल सेवा की कोचिंग ने देश भर से और विशेष तौर पर हिंदी पट्टी के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया। उत्तर भारत में पहले इलाहाबाद सबसे प्रमुख केंद्र होता था सिविल सेवाओं के लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बड़ी संख्या में सिविल सेवा की परीक्षा देते थे, सफलता भी पाते थे। एक ज़माना हुआ करता था जब इलाहाबाद इसका गढ़, और इलाहाबाद के एक दो हॉस्टल हैं, ए एन झा हॉस्टल, ये सब माना जाता था कि वहाँ से बस भर के मसूरी जाती थी। लेकिन 80 के दशक में इनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगी। उसके कई कारण थे। एक कारण तो था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर में भी कुछ गिरावट आई। पहले यूपीएससी की तैयारी के लिए इलाहाबाद फेमस था, बट इस समय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अदर फील्ड की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे मटेरियल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे मिलने में, और टीचर भी यहाँ सुन रहा था कि यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके मैं दिल्ली में आ गया यहाँ पे। मैं इलाहाबाद रहता था, जो प्रयागराज हो चुका है। तो क्या है कि ये एक हवा बना हुआ है कि मुखर्जी नगर में आप जाइए, वहाँ आप बिना आईएएस बने आएंगे ही नहीं। आप वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो एक आप आईएएस बन जाएंगे। तुम्हारे भी विचार में आया तो मैंने पिताजी को कहा, मेरे पिताजी भेजने को तैयार नहीं थे, क्योंकि फैमिली की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन ये होता है ना कि वो बचपना भी कहा जा सकता है, और मैंने थोड़ा ज़्यादा जिद किया तो उन्होंने किसी तरह से इधर उधर करके बहुत मेहनत करके पैसा वैसे का जुगाड़ किया, फिर मैं यहाँ पहुँचा। मुखर्जी नगर जैसा आज दिखता है वो बना तब जब सिविल सेवा का जो क्रेज है वो ज़्यादा बढ़ा, और मैं कहूँगा बल्कि उसके बजाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कल्चर शुरू हुआ टीचर्स के बजाय। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए, उन्होंने टीचर्स को इकट्ठा किया और बच्चों को कोचिंग देने का एक संस्कृति, एक कल्चर उसका बनाया। वो स्टेज ऐसा था कि ये नॉन कमर्शियल स्टेज था। आधे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते थे वो या तो कंसेशनल फीस देते थे, और बहुत सारे तो कुछ देते ही नहीं थे, क्योंकि वो वास्तव में जो आज जो एक EWS कैटेगरी हो गया है, EWS OBC, उस तरह के कैटेगरी के लोग भी आना शुरू हो गए थे। और हम लोग का उद्देश्य था कि ये सिविल सेवाओं का लोकतांत्रिकरण भी होना चाहिए। ये एक एलीट कल्चर जो बनी है सिविल सेवा में, उसको बदलना चाहिए, और अगर ये बदलना था तो और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए था। इस समय तक ये मिथक भी टूट चुका था कि इन सेवाओं में केवल असाधारण प्रतिभा और महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही जा सकते हैं। उस समय तक सफलता की तमाम ऐसी कहानियां आ चुकी थी जिनमें औसत शिक्षा हासिल होने के बावजूद हिंदी के छात्रों ने अपनी लगन और मेहनत से इस परीक्षा को पास किया था। सिविल सर्विस की तैयारी में कई बार उतार चढ़ाव होता था, बहुत जीवन में। मतलब कई बार लगेगा आप बहुत टॉपर हैं और प्रीलिम्स ही ना हो। मतलब इतना इक्वलाइजिंग एग्जाम है कि आप सिलेक्ट हैं, नहीं सिलेक्ट हैं, 3rd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, डजंट मैटर, कोई कुछ भी कर सकता है। और ऐसे उदाहरण है, मतलब मेरे साथ के लोगों के भी उदाहरण है कि मैं जैसे स्कूल टाइम पे हम लोगों से बहुत पीछे रहे और हमसे बहुत अच्छी रैंक मांगी। तो ये इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि आप सब एक इक्वल फील्ड पे खेलते हैं। ये कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो मेरे साथ तो पूरा उलट रहा है। मतलब खेल कूद के मैं पढ़ा, और उसके बाद जो कहते हैं कि यूपीएससी जो एक प्रेस्टीजियस सर्विस है अपने देश की, मैंने इसको भी क्रैक किया। तो रही बात मेरी पढ़ाई लिखाई और परसेंटेज की, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत औसत बच्चा रहा। मतलब अगर पढ़ाई लिखाई में परसेंटेज की टर्म में आप देखेंगे तब, क्योंकि हाई स्कूल मेरे 46% रहे। उसके बाद जब मैं 12वीं में गया तो मेरे को पिताजी ने आर्ट्स साइड दिला दिया, तो आर्ट्स में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो वहाँ भी मेरे परसेंटेज कुछ खास नहीं रहे, 53% रहे। ग्रेजुएशन में मुझे इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी माध्यम का था मैं, तो ये सब सब्जेक्ट जब मिले तो वहाँ भी परसेंटेज मेरे बहुत ख़राब रहे, 56% मैक्सिमम मैं बना पाया। यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट था उसमें भी मेरे 45% ही थे, क्योंकि यूपीएससी में टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए, सबके नंबर बिलो 50% ही होते हैं। इवन कई बार तो 42-43% भी होता है जो बच्चा पास कर जाता है यूपीएससी। तो परसेंटेज बहुत बड़ा मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में कि आप बहुत अच्छे
मतलब कोई एग्जाम पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपकी समझ मायने रखती है। मैं बिहार से हूँ, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। मेरे पापा जी किसान हैं, 4 बीघा खेत है हम लोगों का। खेत से बस घर का खर्चा चलता है, बाहर ही नहीं होता है कुछ। मैं पूर्णिया में जब था तो मतलब मैं क्लास जो करता था तो मेरी सारी क्लासेस एसपी कोठी और डीएम कोठी के आसपास ही होती थी, तो मैं उसी रास्ते से होकर क्लास जाया करता था। तो मैं देखता था, तो मेरे मन में भी ख्याल आता था कि मैं भी जाऊंगा। तो मैं अपने सर से पूछा, सर ये आईपीएस आईएएस कैसे बनते हैं? तो सर मुझे बताए थे कि तुम बन सकते हो। तो मैं ग्रेजुएशन जब पास किया तो मैं घर पे आया तो मम्मी पापा को बताया मुझे जाना है। तो मम्मी पापा भैया को बोले, क्योंकि घर की जो खर्चा होती थी तो घर में ही ख़त्म हो जाती थी। तो भैया मुझसे पूछे कि जाना है तो तुम फ़ी का बंदोबस्त कर लो, बाकी रहने खाने का मैं दे दूँगा। मेरे भैया हैं जो दिल्ली में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला छोटा हाथी जो गाड़ी है वो चलाते हैं। तो मैं गया बैंक गया तो बैंक वाला बोले डिप्लोमा के लिए लोन मिलेगी, लेकिन यूपीएससी करने के लिए लोन नहीं मिलेगी। पैसा का बंदोबस्त नहीं हुआ। पापा बोले कि मैं खेत बेच देता हूँ। तो मैं बोला नहीं, खेत मत बेचिए, क्योंकि 4 भाई हैं हम लोग, 4 बीघा खेत है और छोटा छोटा खेत है, बहुत मतलब 8-10 टुकड़े में खेत है। तब तक क्या हुआ कि मम्मी के नाम से जो है प्रधानमंत्री आवास पास हो गया। तो पहली किस्त जब मिली तो मुझे तो दिल्ली आना था, पहली किस्त लेके मैं वहीं से एडमिशन ले लिया। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी और लोगों ने आकर भी केंद्र खोलने शुरू किए, और आने वाले दशकों में तो ये दिल्ली का एक बहुत बड़ा, दिल्ली क्या पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा हब बन गया। जो एक बार कोचिंग कर लिया वो अभी या तो अपने दूसरे वर्ष में ही कोचिंग कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। नए विद्यार्थी भी 10-12 हज़ार आ गए। फिर जिन्होंने कोचिंग खत्म कर लिया 3 साल पहले, वो भी रह रहे हैं। तो एक विद्यार्थी अगर 6 अटेम्प्ट उसको मिल रहा है, जनरल कैटेगरी से है, तो वो 6 अटेम्प्ट तो अपने 10 साल में यूज़ करता है, तो 8-10 साल तक यहाँ टिक जाता है। और उस बीच में लगातार नए विद्यार्थी आते रहते, तो लाखों विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। आज की डेट में दिल्ली में कोचिंगों का मक्का माना जाता है, वो है मुखर्जी नगर। हर आदमी के दिमाग में एक चीज चढ़ा हुआ है, मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर तो चलता रहेगा, क्योंकि 1 अरब 50 करोड़ का देश है। उसमें 1 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भेजेंगे ही भेजेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, उनके पास चीजें हैं जो वो कर लेंगे कि हाँ भाई जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने का सपना लेकर देश के अलग अलग राज्यों से छात्रों की भीड़ मुखर्जी नगर आने लगी और ये इलाका हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा देने वाले छात्रों का केंद्र बनता गया। छात्रों की इस भीड़ की तमाम दूसरी जरूरतें भी थीं, तो समय के साथ साथ इस इलाके में टिफिन बॉक्स सेवा, ढाबे, किताबों की दुकानें, पेइंग गेस्ट जैसी तमाम सुविधाओं का एक छोटा सा बाजार भी विकसित होता गया। मुखर्जी नगर में कि रेस्टोरेंट की तो बाहर हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितने रेस्टोरेंट हैं और बड़ी अच्छी अच्छी थीम पे रेस्टोरेंट लोगों ने चलाए हुए हैं। रेस्टोरेंट के साथ साथ बुक्स भी रखी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट ने तो लाइब्रेरी ही ओपन कर दी और लाइब्रेरी का कंसेप्ट अपने आप में वंडरफुल है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे टाइम में ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट नहीं था। हम लोग एक तरह से शापित थे कि हम उसी कमरे में पढ़ेंगे, चाहे उस टाइम पे एसी और इतनी फैसिलिटी के साथ हम लोग नहीं रहते थे, लेकिन आप उसी कमरे में पढ़ेंगे, आपके पास और कोई जगह नहीं है। या फिर आप पार्क में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो पार्क में हमेशा हर किसी को कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन आज लाइब्रेरी है। और ये जितनी भी लाइब्रेरी मुखर्जी नगर में आप देख रहे हैं, इसमें से आपको समझ में आएगा कि 40-50% लाइब्रेरी हैं जो स्टूडेंट चला रहे हैं। सस्ता इलाका होने से कोचिंग चलाने वालों के लिए भी आसानी थी। वो आम कारोबारी से थोड़ा अधिक किराया देने के लिए तैयार थे, तो धीरे धीरे दूसरे कारोबार गायब होते गए। कोचिंग और छात्रों की जरूरतें ही अब यहाँ का कारोबार था, लेकिन इलाके के बुनियादी ढांचे के विकास पर
ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाहर के स्टूडेंट्स सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए आने लगे, तब ये हॉस्टल की प्रणाली भी तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में, जो पहले किसी को एक परिवार को किराए पर देते थे, उन्होंने 3-3 कमरे का हॉस्टल बना लिया। हर कमरे में 4 या 5 बेड्स लगा दिए। मतलब ये कमरे के आकार पर डिपेंड करता था, और पहले से मुकाबले कई गुना ज़्यादा किराया पाने लगे। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे एक बच्चा नया आया हुआ रूम देखने जाता है, चाहे वो नेहरू विहार हो, गांधी विहार हो, वजीराबाद हो, तो यहाँ पे तरह तरीके से लोग अपना ब्रोकरेज या दुकान खोल के रखते हैं, उनके जरिए यहाँ पे उनको रूम मिलता है। तो वो लोग एक रूम के हाफ जस्ट सिक्योरिटी लेते हैं, और कुछ फुल सिक्योरिटी लेते हैं और फुल ब्रोकरेज लेते हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसे हैं ब्रोकर जो क्या कहते हैं, हाफ सिक्योरिटी और हाफ ब्रोकरेज लेके रूम दे देते हैं। पर प्रॉब्लम यहीं पे नहीं ख़त्म होती है। बच्चा इतना कुछ देने के बाद भी कभी कभी ये सिचुएशन आती है कि जो ब्रोकर होता है वो मनमाने तरीके से बच्चे से रूम खाली करवा लेता है विदिन 2 या 3 मंथ्स। इससे क्या होता है कि बच्चे का तो सीधे सीधे नुकसान होता है, बट वो ब्रोकर फिर से नया रूम उठाता है, और जहाँ पे वो किसी रूम में 10,000 का प्रॉफिट पाया रहता है, विदिन 2 मंथ के बाद वो फिर से 10,000 का प्रॉफिट पाता है। इस तरीके की गेम में बच्चे फंसने के लिए मजबूर हैं, और क्या कहते हैं, जो ब्रोकर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं। एक इशू होता है यहाँ पे, ये मेजर इशू है हमारा, यहाँ पे कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं होता है। मतलब एक कमरा दरवाजा, अब दरवाजे सेंटर की दरवाज़ा बंद किया तो दिन में भी रात है। मतलब आपको कभी नहीं पता कि कब धूप निकली हुई है, कब ठंड हो रही है, कब बारिश हो रही है। हर समय 24 घंटा एक ही मौसम है, और पूरे 12 महीने एक ही मौसम है। कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे इस सब चीज़ की, कहीं से हवा नहीं आती, कुछ नहीं है। कमरे में खाना बन रहा है, अगर वो भर गया है कमरे में तो आप कमरे से बाहर जाइए, आप दरवाज़ा खोल के उसको बाहर नहीं निकाल सकते। मुखर्जी नगर से अगर आप IAS बन के नहीं गए तो कुछ नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, आप यहाँ से हेयर लॉस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम, फैटी लीवर की प्रॉब्लम और जॉइंटिस की बीमारियां, ये कॉमन बीमारियां आप यहाँ से जरूर लेके जाएंगे। माचिस के डिब्बों की तरह बसे इन इलाकों में सेहत को सही रखना तो चुनौती है ही, साथ ही यहाँ के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के मानकों की भी अक्सर उपेक्षा हो जाती है। ये मुखर्जी नगर में जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह चल रहे हैं, जो ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज मतलब 4-5 फ्लोर वाले, उनमें पुराने डिज़ाइन के हैं। वो ऑफिस के लिए बने थे। ऑफिस में काम करने वाले, आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित होती थी, वो कोई सैकड़ों वाली संख्या थी नहीं। तो अगर वहाँ किसी तरह का हादसा हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, तो ये गंभीर खतरे की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर 3rd फ्लोर पर कोई क्लास चल रही है और नीचे में किसी तरह की आग लगे जिसके चलते सीढ़ी बंद हो जाए, तो ऊपर से कूदना तो बहुत बड़ा रिस्क होगा 3रे फ्लोर से। 2023 में एक आग की घटना घटी थी मुखर्जी नगर में, तो कुछ छात्र ऊपर से नीचे कूदते हुए देखे गए थे, बच गए थे। भाग्य अच्छा था, सौभाग्य था कि बच गए थे। उसके बाद दिल्ली नगर निगम वगैरह ने कार्रवाई की, उच्च न्यायालय में भी मामला गया, लेकिन कोई परिणति तक वो मामला आज तक नहीं पहुंचा है। इन समस्याओं के साथ साथ खुदकुशी जैसी इक्का दुक्का घटनाएं भी हुईं, लेकिन इनके बावजूद हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों में मुखर्जी नगर का आकर्षण बरकरार रहा। मुखर्जी नगर यूपीएससी की चकाचौंध और यूपीएससी की जो दुनिया थी, उसने मुझे मुखर्जी नगर की तरफ खींच के लेके आया। तो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैं मुखर्जी नगर की तरफ आया, और एक यूपीएससी की जो जर्नी थी वो मेरी 2019 से स्टार्ट हुई। मुखर्जी नगर सपनों का, कह लीजिए कि जगह है, सपनों का घर है। बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर में सपने लेके आते हैं। मैं भी सपने लेके आया मुखर्जी नगर में। और मुखर्जी नगर में जो 6x6 के रूम्स होते हैं, आप वहाँ पे एक तरह से कह लीजिए कि मुखर्जी नगर, अगर आज हम बोले तो तपस्या करने वाली जगह है। जैसे पहले जंगल वंगल होते थे, लोग जाके वहाँ पे तपस्या करते थे, मुखर्जी नगर वैसा ही है। मुखर्जी नगर ऐसे तो फेमस है अपनी कोचिंग के लिए, टीचर के लिए, लेकिन आपको सिखाने वाले वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। हम लोग का एक देसी भाषा में कहा जाता है कि मुखर्जी नगर में कुछ बाबा लोग होते हैं, जो चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, सिगरेट की दुकान पे वो बाबा लोग ज्ञान देते हैं आपको कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए।
तो जो नया स्टूडेंट जाता है ना, उसके लिए बाबा लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुखर्जी नगर का जो माहौल है, तो जब आप डाउन होते हैं तो इस माहौल में निकलते हैं तो ये थोड़ा उठा देता है आपको, नहीं यार रीस्टार्ट वाला टाइप होता है। तो फेल्योर में साथ देने के लिए आपका लोग होते हैं, तो वो भी एक वजह बनी है मुखर्जी नगर का सेंटर बनने। अभी भी मैं जब समय मिलता हूँ तो मुखर्जी नगर जाता हूँ। मुखर्जी नगर में दो चीज़ बहुत अच्छी है जो दूसरी जगह नहीं है। एक है वहाँ का कंपोजिशन। वहाँ के कंपोजिशन में यूथ सबसे ज़्यादा है। जहाँ यूथ रहेगा आप जानते हैं वहाँ एनर्जी रहेगी, जोश रहेगा, सब कुछ रहेगा। अच्छा, ऊपर से वैसा यूथ जो कि पूरे टाइम, ज़्यादातर यूथ उसमें से जो ज़्यादातर टाइम अपना पढ़ाई की बात करता है, देश के सोशल इश्यूज़ की बात करता है। अगर आप चाय की दुकान पे, जूस की दुकान पे, फास्ट फूड की दुकान पे जाएंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर ऐसे यूथ का मिल जाएगा जो कि इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें कर रहा है। तो एक तो वो है कि वो जो एक ऊर्जा लिए हुए एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा खींचता है मुखर्जी नगर का। मुखर्जी नगर से मुझे प्यार है क्योंकि यहाँ जब से मैं आई हूँ तो मैंने मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज की है यहाँ आकर। जैसे एक टाइम मेरी पर्सनैलिटी थी अपने आप में ही रहना, लेकिन यहाँ आकर क्या हुआ कि मैंने मेरी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर कराया है। हमारे लिए खाना बनाते हैं भैया, वो टिंकू भैया हैं, और वो सारा ध्यान किचन का पूरा काम वही देखते हैं, सब कुछ वही देखते हैं। उनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, वो पहले आपको प्रायोरिटाइज करते हैं। और एक फैमिली की तरह, जैसे घर पे मम्मी होती है ना कि अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो नहीं, तुमको बेड से नहीं उठना है, तुमको सब कुछ बेड पे ही मिलेगा। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि भैया की तबीयत खराब हो गई थी, टिंकू भैया की, और डॉक्टर ने उनको बोला कि आप रेस्ट कर लीजिए कुछ दिन, वरना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वो डॉक्टर को बोले कि आप हमें दवा दे दीजिए, अभी हमारा एग्ज़ाम है 4-5 दिन में। तो डॉक्टर को लगा कि उनका खुद का एग्ज़ाम है, इसलिए वो इतने कंसर्न है। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपका खुद का एग्ज़ाम है? तो बोले अरे नहीं, मेरा नहीं है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, वहाँ बच्चों का एग्ज़ाम है। तो वो हमारे लिए यहाँ पे खाना बनाने आ जाते थे, दवा ले करके हमारी केयर करने के लिए। बुनियादी जरूरतों के साथ साथ छात्रों की ऐसी भावनात्मक जरूरतों का भी पूरा होते रहना भी मुखर्जी नगर आने वालों को एक तसल्ली देता है। जैसे पूरे इलाके का ताना बाना ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर बुन दिया गया हो, लेकिन इन सब गतिविधियों की कमान है कोचिंग सेंटर। मुखर्जी नगर में अब कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हो गए। मेरा ख्याल है कि यूपीएससी के बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो कुल मिलाकर 7-8 हैं, छोटे इंस्टीट्यूट भी 7-8 होंगे। तो कुल मिलाकर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले अलग अलग तरीके से 20-21 इंस्टीट्यूट होंगे। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तब उसको 2-3 साल तक वो पढ़ाते हैं जो यूपीएससी के लिए काम का नहीं है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ये जानते हैं कि गांव से आया हुआ बच्चा, इसके पास समझ नहीं है, और समझ विकसित करने के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमको 70-80 बच्चों से ज्यादा का बैच नहीं बनाना होगा, क्योंकि टीचर से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा नहीं सकता। 2 साल के आसपास पढ़ाते हैं कि 2.5 साल के आसपास पढ़ाते हैं, वो रियल माने में पॉइंट ऑफ जजमेंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ जजमेंट ये होता है कि बच्चों की जरूरत क्या है और यूपीएससी का डिमांड क्या है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर 2-3 बातें बहुत गौर करने लायक मिलेंगी। नंबर 1 ये है कि औसत विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा है, वो हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे बच्चों की तुलना में ज्यादा बेहतर बैकग्राउंड लेकर आता है। इसलिए उसको एकदम बेसिक बताने की जरूरत नहीं होती है और उसको थोड़ी तेज गति से आप पढ़ा सकते हैं, वो इसे ग्रास्प कर लेता है। हिंदी मीडियम वाले को बेसिक भी बताना पड़ेगा, उसकी गति भी थोड़ी सी मध्यम रखनी पड़ेगी। गांव से आने वाला बच्चा जिसकी एजुकेशन खराब है, उसकी गुणवत्ता खराब है, वो बीए की डिग्री लेकर आया है, बीएससी की डिग्री लेकर आया है, कैसे 10 सवाल याद किए, 5 लिख दिया, इंपॉर्टेंट गेस करके सवाल लिख के उसने डिग्री ली, उसके पास कोई ज्ञान और समझ नहीं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? 70-80 विद्यार्थी का बैच बनाकर उसको पढ़ा के उसकी क्षमता बनाएं अगर, तो उससे उनको लगता है कि इससे तुम्हारा लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या करते हैं वो? उन्होंने समझा कि इस विद्यार्थी को अंधेरे में ही रहने दो, इसको बुद्धिमान मत बनाओ। अब जो अच्छे टीचर्स थे वो अगर बहुत ऊंचे स्तर पर पढ़ाना शुरू करते तो मास मार्केट के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिर के ऊपर से गुजर जाता, उनके लिए कोई बहुत बेनिफिट होता नहीं।
ऐसी स्थिति में बहुत सारे टीचर्स डिसइल्यूजन होने लगे। डिसइल्यूजन का मतलब कि हम लोगों को लगा कि अब भाई जिस तरह से हम लोग के पढ़ाने का सिस्टम था, जिस तरह की चीज़ों को थोड़ी चुनौतीपूर्ण ढंग से हम लोग प्रस्तुत करते हैं, उसका जमाना नहीं रहा इस तरह के बड़े ग्रुप्स में। लेकिन छोटे ग्रुप इकोनॉमिकल नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि कोचिंग चलाने वालों ने एक एक बैच में छात्रों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। 500 का क्लासरूम बनाया। मुखर्जी नगर में 500 और 700 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले क्लासरूम्स हैं। 700 विद्यार्थी में भीड़ आ रही है। अब भीड़ की तार्किक क्षमता आप 700 विद्यार्थी की तो विकसित कर नहीं सकते, उसको तार्किक बात सुनने की समझ नहीं है। तो क्या करते हैं हम, क्लास में एंटरटेन करते हैं जिससे विद्यार्थी 2-2.5 घंटे अच्छा फील करे। और दूसरा तरीका क्या चुनते हैं कि अगर इसको बात समझ में नहीं आएगी, हतोत्साहित हो जाएगा, ये कोचिंग नहीं करेगा तो बैच छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने दूसरा तरीका ढूंढा कि चलो ऐसा करो कि इसको 2-2.5 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे लिखवा ही दो। तो सारी कोचिंग में जो विद्यार्थी खराब पृष्ठभूमि से आया था, जिसकी तार्किक क्षमता को हमको विकसित करना था, जिसको हमको बोलना सिखाना था, लिखना सिखाना था, हमने उसके बजाय उसको मनोरंजन किया उसका। तो ये एक मकड़ जाल है, बस ये सपने बुनने का तरीका है। मेरी एक क्लास में तो उसमें 500 से 600 बच्चे बैठते थे। अभी तो देखा जाए तो LCD लगा के रखते हैं वहाँ पे, कि मतलब एक तो बीच में लगा रखते हैं, एक तो पीछे लगा रखते हैं। तो जो टीचर होते हैं मेन, वो आगे वाले बच्चों को दिखते हैं और उनकी आवाज़ माइक के द्वारा तो आती है, साउंड लगे रहते हैं। और जो उनको देखने की बात रही तो वो मतलब LCD या फिर अपना प्रोजेक्टर पे दिखते हैं सर। बाकी हाँ, ऐसा है कि क्वेश्चन आप चिट्ठी के द्वारा पहुंचा सकते हैं या फिर, पर वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। 10-20 एक क्लास के दौरान 10-15 बच्चे ही बस पूछ पाते हैं, जो कि आगे के अधिकांशतः ही हो जाते, पीछे वाले तो मतलब पहुंच ही नहीं पाते वो। अब 500-500 बच्चों को अगर आप एक साथ पढ़ाएंगे तो ये क्या वही भागवत कथा हो रही है? 500 बच्चों को एक टीचर कैसे मैनेज करते हैं? और यूपीएससी कोई नॉर्मल प्रिपरेशन होती नहीं, बहुत बड़ी प्रिपरेशन है। उसके बाद में ना तो कोई विशेष डाउट क्लास का प्रबंध किया जाता है। अगर किसी को 1 बार 2 बार हो गया, अगर नहीं समझ में आया, तीसरी बार पूछने का प्रयास किया तो उसको डांट भी लगाया जा सकता है, तुम IAS बनने आए हो, या फिर उसको कि आपका लेवल नहीं है IAS का। इस तरह की ऐसी सिचुएशंस हैं। अब वो कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है। अब एक बढ़िया सा लेविश ऑफिस है, ऑफिस में एक काउंसलर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, वो आपको चीज़ें एलोबरेट करेगी। आप मुख्य टीचर तक पहुंचने में शायद जब तक आप पहली क्लास न लेंगे तब तक आप मुख्य टीचर से मिल नहीं पाएंगे। तो यह एक परिवर्तन आया। मैं इसको बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए कहूँगा क्योंकि चयन में महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि विद्यार्थी के अंदर जो कमियां हैं उस ओर यदि शिक्षक का ध्यान गया तभी तो वह उसको कोच कर पाएगा। अब कोचिंग इंडस्ट्री ने सिविल सेवा को इतना ग्लैमराइज कर रखा है, इतना कि भाई साहब अगर आप सिविल सेवक नहीं है तो आपका जीवन इस दिन बर्बाद है। बहुत सारा जो अट्रैक्शन इधर की तरफ है वो ग्लैमर की वजह से भी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से भी है। गलत इंफॉर्मेशन, 1 साल में IAS बन जाएंगे, कोई नहीं बनता। कोई 1 साल में IAS नहीं बनता। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जैसा मतलब मेरा जो एजुकेशन हुआ है, जो पढ़ाई हुआ है, सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुआ है। मैं प्राइवेट कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा हूँ। तो उसके लिए कोचिंग जो है एक आपको सिलेबस का ओवरऑल नॉलेज देती है, लेकिन यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछता है उस लेवल नहीं पढ़ा पाई, मतलब नहीं कर पाती है। धीरे धीरे IAS और IPS के कंपटीशन की तैयारी कराने वाले इन कोचिंग सेंटरों में आपस में ही कंपटीशन शुरू हो गया और बच्चों को अपने अपने सेंटर में लुभाने के लिए नए नए तरीके खोजे गए। यहाँ पर बिजनेस ज़्यादा है, इतना ज़्यादा शिक्षा का महत्व नहीं देकर वो बिजनेस पे ज़्यादा देखते हैं। तो वही है कि पर स्टूडेंट, जैसे कहीं हमारे पास भी आते हैं कोचिंग्स वाले कि आपको जो है पर स्टूडेंट देंगे, तो हम आपको, आप जो स्टूडेंट आपके नाम से आएगा या आपका कॉन्टैक्ट नंबर से बात होगी तो उसका आपको हर एडमिशन पे इतना मिलेगा। हर कोचिंग का अगर आप अमाउंट की बात करते हैं, हर कोचिंग का अपना हिसाब होता है कि कितने का कोर्स लिया उसने। जैसे मान लीजिए PT मेंस लिया तो उसका एक अलग अमाउंट है, अगर उनकी 1.5-2 लाख फीस है तो उसका इतने % मिलना है। क्योंकि अब एक बिजनेस हो चुका है और ऐसा बिजनेस है कि जो जब स्टूडेंट केवल इंक्वायरी के नाम पे उसको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है
क्योंकि कोचिंग वाले एक इंक्वायरी लड़के को 150-200 रुपये देते हैं कि आप अगर एक इंक्वायरी लाएंगे तो 200 रुपये आपको देंगे। इसमें ज़बरदस्ती बच्चों के साथ हम कह सकते हैं उनको पलझा करके फुसला करके ज़बरदस्ती प्रेशर डाला जाता है, माइंड को एकदम पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है और यही सब चल रहा है। कोचिंग में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जगह जगह पे लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे बैनर पोस्टर लेके घूमते रहते हैं। वो आपका हाथ पकड़ के लेके जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट तक, वहाँ पे आपकी बात कराएंगे। अगर आप उनमें फंसते हैं वो हैं। फिर कोचिंग के बाहर ही आपको अन्य तरह के जैसे फूडिंग वाले मिल जाएंगे कि मेरा होटल है, आप यहाँ पे आइए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप खाइए, आप रेगुलर बनिए। तो ऐसे करके मतलब हर चीज़ ब्रोकर के ही थ्रू यहाँ पे देखने को मिलती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच रहे हैं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं। कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हों। आप यदि ये सोच रहे हैं तो आपकी समझ बड़ी आदर्शवादी है। यहाँ सच मामले में कहानी ये है कि कोचिंग वाले भी अपना कैरियर बना रहे हैं और अपना कैरियर बनाने के क्रम में सबसे बड़ी जो त्रासदी उभर कर आई है वो ये कि जैसे जैसे कोचिंग कॉमर्शलाइज हो रहा है, जिसमें कॉरपोरेट जगत का बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे प्रचार तंत्र की भूमिका बढ़ती जा रही है। और प्रचार तंत्र की भूमिका जब बढ़ जाती है ना, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कंज्यूमर को अपने सप्लायर का सही ज्ञान होता ही नहीं। तो बच्चे जब डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो ये बच्चे का विजडम नहीं डिसाइड करता है, प्रचार तंत्र डिसाइड करता है। इस तरीके से हम विद्यार्थियों को कोचिंग में ले आते हैं और मार काट मची होती है। एजेंट्स टहल रहे होते हैं कोचिंग में ले जाने के लिए और वो वहाँ आपको पहुँचा देते हैं। तो सोशल मीडिया से, फिर प्रचार से, फिर उसके बाद आकर्षक इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो कोचिंग में जो यूपीएससी में सबसे सेंट्रल कोर काम है क्लासरूम में पढ़ाने का, उसका बच्चा नाम ही नहीं लेता कि हमको पढ़ के दिखाओ टीचर कैसा पढ़ाता है। वो तो एडमिशन ले लेता है सिर्फ ऑफिस देख के, और चूंकि एडमिशन उसने लिया ही इस बेसिस पर है कि उसको आईएएस बनने का सपना बुना गया है, उसके लिए सपना उसको बेचा गया है। सपने बेचने का ये बाजार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल मुखर्जी नगर आकर कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10 से 15 हजार के बीच है और यहाँ के कोचिंग सेंटर हर छात्र से 1 लाख से 2.5 लाख तक की फीस वसूलते हैं। 500 स्टूडेंट्स अगर रहें एक बैच में और 1.5 लाख तक लिया जाए तो 7.5 करोड़। अगर 1-8 करोड़ उसमें कंसेशन डिस्काउंट दे दिया गया तब भी 5-6 करोड़। पूरा जो खर्च होता है इन संस्थाओं का वो एक बैच के ऊपर बहुत ज़्यादा, अगर स्टार टीचर्स को पे वो किया जाए तो 1.5-2 करोड़ के रेंज में, उससे ज़्यादा नहीं। तो 4-5 करोड़ का जो मुनाफा है एक बैच पर, ये कितने बैचेस लोग रन कर रहे हैं, स्पष्टतः ये मुनाफा काफ़ी बड़े पैमाने पर है। ये मुनाफा तो केवल एक बैच का है। हर साल औसतन 10,000 बच्चे अपने सपनों को लेकर मुखर्जी नगर आते हैं। ऐसे में अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि मुखर्जी नगर में कोचिंग का बाजार अरबों रुपए का है और इस अरबों रुपए के बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए कोचिंग सेंटर अब झूठे दावों से भी परहेज नहीं करते। कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। मतलब इस बिजनेस को हम कहें तो एक दिल्ली की एक कोचिंग, में किसी का तो नाम ले नहीं सकता, लेकिन दिल्ली में एक कोचिंग है जो 500 करोड़ का धंधा करती है, 400 करोड़ का धंधा करती है। तो अगर 500 करोड़ का एक कर रही है तो 10 तो 5,000 करोड़ का धंधा तो साल का है ही, कहीं गया ही नहीं, 5,000 करोड़। अब इस 5,000 करोड़ के धंधे पर सबकी नजर है। ये जो फर्जीवाड़ा करते हैं, ये पोस्टर लगाते हैं, 4 सिलेक्शन नहीं हिंदी मीडियम में मिल रहा है, ये 800 का बिल्ला बांट रहे हैं। तो ये सारी जिसने बहुत गंदगी फैला के रखे हैं। लोग एक नहीं, हर कोचिंग अपना मेंटरशिप प्रोग्राम रखा है, सेम फोटो सारी कोचिंग वालों के यहाँ अपना लेकर के दौड़ा रखे हैं। कोचिंग वाले कई दफ़ा अपने प्रचार में ऐसी बातें खूब करते हैं कि मेरे यहाँ से सैकड़ों में, हजारों में लोग पास कर गए हैं,
मेरे यहाँ से सारे टॉपर्स आ गए हैं, मेरे यहाँ से हजारों की संख्या में आज तक लोग पास किए हैं। तो इन सब चीजों के कारण कंज्यूमर प्रभावित हो सकता है। इसके तहत रियल माने में जो गोरख धंधा चलता है वो ये है कि स्टूडेंट्स आपसे कभी संपर्क में नहीं था, सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होने के बाद आपने उनके साथ में कोई डील किया, कभी रिश्तेदारी के कारण और कभी किसी और कंसिडरेशन के बदौलत डील हुआ और उसने कह दिया कि हाँ हम सर को जानते हैं, सर ने बड़ी सहायता की, सर की कृपा थी, हम पास कर गए। अब इसके कारण सर के नाम की ब्रांडिंग हो गई, कोचिंग की ब्रांडिंग हो गई, स्टूडेंट्स आकर्षित हो जाएंगे। ये एक ऐसी नगरी है, निश्चित तौर पे यहाँ चयन होते हैं, होते रहे हैं, होते तो नहीं है। इसलिए कि हिंदी माध्यम जो आप रिजल्ट देखते हैं ना सर, मैं उसको थोड़ा विषयांतर भले कर दूं, जो आप रिजल्ट देखते हैं उसका क्लियर कर देता हूँ। कुछ अध्यापक हैं जो अंग्रेजी माध्यम में भी विभिन्न कोचिंगों में विभिन्न अन्य सेंटरों पर वो पढ़ाते हैं, उस रिजल्ट को वो क्या बता देंगे कि हमारा हिंदी माध्यम का है। कोई संस्था है जिसने 3000 छात्रों को पढ़ाया पिछले मान लीजिए 2 वर्षों में, 3000 में शायद ही 1 या 2 का सिलेक्शन IAS में या सिविल सेवा में हुआ, 1-2 का भी हो गया तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर रिजल्ट्स कहाँ से आते हैं? रिजल्ट्स आते हैं इंटरव्यू में। मेंस का रिजल्ट निकल गया, आपको इंटरव्यू देना है, 3000 लोगों को कॉल मिला है, 1000 का सिलेक्शन तो होगा ही होगा। तो उन लोगों को पकड़ लिया जाए और उनको फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाए। फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस कोई सोशल सर्विस नहीं है, वो कॉमर्शियल कंसिडरेशन के साथ में दिया जाने वाला सर्विस है। वो बच्चा आपसे इंटरव्यू में जुड़ा, सेलेक्ट हो गया, आपने उसको अपने इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बना दिया और बना के पब्लिश कर दिया। दूर दराज के गांव देहात में बैठा हुआ जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट फॉर प्रिपरेशन है, उसे तो ये मालूम ही नहीं है कि इसने प्रीलिम्स की तैयारी इनके यहाँ नहीं किया था, मेंस की तैयारी इनके यहाँ नहीं किया था, इसने इंटरव्यू की तैयारी किया था, और वो भी इनके यहाँ अकेले नहीं किया था, अनेक लोगों के यहाँ किया था। कुछ सक्षम है प्रचार तंत्र में तो उनके बारे में हमको पता चल गया, और जो प्रचार तंत्र में सक्षम नहीं है, हो सकता है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा होगा, हो सकता है कि उनके यहाँ वो पीटी भी पढ़ा होगा, मेंस भी पढ़ा होगा, लेकिन हमको उनके बारे में पता भी नहीं चला। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाने वाला फ्रॉड है। यहाँ पर अपने बेटे को इंटरव्यू दिलाने आए हैं। मुखर्जी नगर में हॉस्टल में अपना रह के उसने स्वयं प्रिपरेशन की, कोई कोचिंग वगैरह नहीं किए, बिना कोचिंग के ही यहीं दिल्ली में रह करके तैयारी की और 3-4 महीने उसमें कोचिंग में जॉब की। उसने जब पहली बार ट्राई किया तो उसका प्री में हो गया, लेकिन मेंस नहीं निकला था। दोबारा में उसका प्री भी निकला, मेंस भी निकला और वो इंटरव्यू के लिए तैयार। हिंदी माध्यम के कितने प्रतिभागी हैं जो मुखर्जी नगर रह कर तैयारी करते हैं और कितनों का चयन होता है? हम बताएं आपको कि हमारे, या कह लीजिए कि वो हिंदी माध्यम का स्वर्णिम दौर हुआ करता था कि रिजल्ट निकला ना तो 20-25 तो शाम को आपको मिल जाते थे लड्डू और जो है चाय चना, जलेबी सामने मिलती थी पत्रा के ठीक सामने, वो जलेबी खाते हम लोग एंजॉय करते। रिजल्ट जिस दिन निकला उसी दिन, आज आप जाकर देखिए एक विद्यार्थी नहीं दिखता है 1000 के रिजल्ट में। प्रॉपर तो भूल जाइए महाराज। और ये बड़ा एक तिलिस्म है। अभी इस पर मैं एक आपको तथ्य बताऊं, एक सरकार ने संस्था बनाई है CCPA नाम की, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों पर काम करती है। उसकी कमिश्नर निधि खरे ने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक नोटिस भेजा। देखिए, हम लोगों ने नोटिस किया कि जब भी UPSC के रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं तो एक तरह से विज्ञापन देने में जो प्रोमिनेंट IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एक होड़ लग जाती है। हम लोगों ने देखा कि ऑल इंडिया रैंक मान लीजिए 1st, 2nd, 3rd या बड़ी बड़ी संख्या के विद्यार्थियों को इस तरह से बताया जाता है कि जैसे उन्होंने उनकी कोचिंग सेंटर से एक सहायता ली। हम लोगों को ये भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक व्यक्ति एक ही बार में 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कैसे पढ़ सकता है। और ये निश्चित रूप से एक लगा कि ये एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का केस है, जो कि जो प्रोमिनेंट IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं
कंज्यूमर के साथ वो इतने लोक लुभावन विज्ञापन डाल रही हैं, उन्हें मिसलीड कर रही हैं और एक तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो इसी के बाबत CCPA ने, जो केंद्रीय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने लगभग 20 देश के सबसे नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा। उन्होंने जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछा कि भाई आप इतना रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं, तो जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 600 रिजल्ट बताया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से 3 लोग सिर्फ पढ़े। ऑन रिकॉर्ड है ये। बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 3 नाम को कहा कि हमारे यहाँ से पढ़े, बाकी कोई हमारे यहाँ से नहीं पढ़ा। बाकी सब हमारे यहाँ इंक्वायरी किए थे, टेस्ट सीरीज देने के लिए कभी आ गए थे, इसलिए हमने उनको अपना स्टूडेंट बता दिया। और सबको उन्होंने फाइन लगाया, सिर्फ एक कोचिंग को छोड़कर। इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है, उसको छोड़कर बाकी सब पर उन्होंने फाइन लगाया, सब पर। ऐसी कोई कोचिंग थी नहीं जिस पर उन्होंने फाइन नहीं लगाया। इस तरह के बातों को जब सत्य पाया गया तो कई प्रोमिनेंट IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई, जो कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की राशि थी। जैसे अभी हाल में ही UPSC का रिज़ल्ट निकला है, तो हम सभी अखबारों में और सभी यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स हैं, इनका हम बहुत बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं। और यदि हमें फिर से पाया गया कि एक सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया जा रहा है उसी के द्वारा, तो इस बार पेनल्टी की जो रकम है वो 50 लाख तक की लगेगी। पिछले लगभग 15 सालों से मुखर्जी नगर से सिविल सेवा में हिंदी माध्यम से सिलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। दरअसल 2011 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने अपनी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया और इसमें प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट का एक पेपर जोड़ा गया, जिसका सबसे बुरा असर हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों पर पड़ा। नया जो सिस्टम आया उसमें एक अच्छी चीज थी कि भाई ये वैकल्पिक विषय की बहुत उपयोगिता नहीं है सिविल सेवा में, तो केवल सामान्य अध्ययन को ही रख देना चाहिए था। वो नहीं किया गया। उन्होंने किया कि एक CSAT का पेपर आएगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में अंग्रेजी को काफी महत्व दिया गया और कहा गया कि इस स्टेज पर अंग्रेजी का थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। जो पेपर सेटर्स होते हैं वो भी अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन। जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी भी मूल भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। मैं 1-2 उदाहरण मैं इसमें कर देता हूँ कि अनुवाद जो होता था उस समय मशीन ट्रांसलेशन तो शुरू नहीं हुआ था। ये 10 साल पहले की, 11 साल 12 साल पहले की बात है। लेकिन UPSC ने जिन लोगों को रखा था इस काम के लिए, उनका भी स्तर लगभग मशीन ही के समान था। तो वो ट्रांसलेशन इस तरीके से करते थे। उदाहरण एक, ये तो मजाक के तौर पर था, लेकिन ये दर्शाता था कि किस तरह की स्थिति थी। कि एक इतिहास का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 1929 में विश्व आर्थिक संकट पैदा हुआ था और उसमें एक टर्म यूज किया गया था, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स। ये वॉल स्ट्रीट अमेरिका का स्टॉक मार्केट। वॉल स्ट्रीट कोलैप्स का मतलब था कि शेयर बाजार धराशायी हो गया, पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकट में आ गई, महामंदी के दौर में चली गई, ग्रेट डिप्रेशन। तो क्वेश्चन मान लीजिए आया, व्हाट वर द मेन फैक्टर्स इन द वॉल स्ट्रीट कोलैप्स एंड व्हाट इंपैक्ट डिड इट हैव, अंग्रेजी में। हिंदी में लोगों ने इसका ट्रांसलेशन निकाला, दीवार टूटकर सड़क पर आ गई, इसका क्या कारण थे और इसका क्या असर पड़ा। अब बहुत सारे छात्र यही सोचने लगे कि कौन सी दीवार टूटी, कहां के सड़क पर गिरी। वॉल स्ट्रीट का मतलब निकाला गया कि दीवार टूटकर सड़क पर आ गई, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स। लगभग इसी तरह के ट्रांसलेशंस उन्होंने कई जगह पर किए थे। अब हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो ये गंभीर समस्या पैदा हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे पीटी में, और पीटी में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मुख्य परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा। संख्या में भारी गिरावट आई। फिर आंदोलन का दौर आया। उस आंदोलन के दौर के परिणाम स्वरूप अंत में सरकार ने, यूपीए सरकार ने अंतिम वर्ष में ये निर्णय किया कि CSAT को क्वालिफाइंग कर दिया जाए। क्वालिफाइंग का मतलब कि इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें कम से कम 33% अंक आपको लाने पड़ेंगे। सिलेबस में तो है कि 10th लेवल की आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे CSAT में, जो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन जहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे 27 क्वाश्चन भी, मतलब एक जो उनका 33% का क्राइटेरिया, 27 क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों के बस से बाहर हो जा रही है। और खास करके इसमें सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है
वो ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश से आए हुए हिंदी मीडियम के छात्रों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 ईयर में कैट और गेट लेवल की जैसी मैथें आई जो प्रॉपर यहाँ मुखर्जी नगर या करोल बाग में रहने वाले जो सीसेट के टीचर हैं उनको सॉल्व करने में उनके पसीने छूट गए थे। हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों की संख्या में गिरावट के बावजूद मुखर्जी नगर की कोचिंग इंडस्ट्री पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इनके कारोबार में रफ्तार बनी रही, क्योंकि अब तक मुखर्जी नगर पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका था। पहले 5 लाख में लगभग 1000 लोग सेलेक्ट होते थे, अब 10 लाख में 500 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कहीं से हो रहा है तो वो भी एक जगह मुखर्जी नगर ही है। अगर स्टूडेंट को ये सारी चीज़ समझ में आते हुए अगर उसको कहीं जाना है सिलेक्शन लेने के लिए, कहीं पढ़ने के लिए, जहाँ अच्छे टीचर हैं, अच्छी कोचिंग है, जहाँ पे उसको सही गाइडेंस मिल सकता है, तो उसके पास मुखर्जी नगर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो बन रहे हैं वो भी वहीं से बन रहे हैं। मेरी सफलता का राज बहुत सिंपल था, मेहनत और डेडिकेशन। इसके लिए ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और साथ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको हर रोज़ मेहनत करनी है लगातार। तो कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस और हार्डवर्क, ये 3 जो हैं सफलता के मेन रास्ते। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो मुखर्जी नगर आते हैं या और जो विभिन्न दिल्ली में गढ़ हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के, वहाँ आते हैं। और मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप आ रहे हैं, लेकिन अपना जो समय है, अपना जो पोटेंशियल है, उसको पहचानें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और अप्रोप्रिएट गाइडेंस का यूज़ करें, ताकि आप जो है अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर टाइमली सक्सेसफुल हो सकें। मुखर्जी नगर एक वातावरण उपलब्ध कराता है, क्योंकि बगल में गुजर रहा है, प्रारंभिक परीक्षा दे करके आया, ये मुख्य परीक्षा लेके आया, या ये इस साल एलाइड सर्विसेज में हुए, वो आपको प्रेरणा देता रहेगा, इसके लिए आएगा। लेकिन क्षमता और पुरुषार्थ, इन दोनों का पहले ही मूल्यांकन आपको स्वयं करना है, और वो अपने विश्वविद्यालय और घरों में करिए, यहाँ मत करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, टीचर्स ने पॉपुलर बनने का एक तरीका ढूंढ लिया। ये रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पर इनका खूब प्रेजेंस है। वहां से विद्यार्थी इनकी बात को सुनकर आकर्षित होकर, जो 2-2 मिनट के क्लिप होते हैं उनको सुनकर आता है। जब ऐसा विद्यार्थी 2 मिनट की क्लिप्स या रील्स को सुनने की आदत डाल लेता है, तो ऑब्वियसली उसको 3 घंटे का लेक्चर सुनने की आदत तो खत्म हो जाएगी। ये बहुत गंदी अवधारणा गांव में चल चुकी है कि जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कुछ 4-5 टीचर इतने फेमस हो चुके हैं कि उनके नाम पे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और वो क्लास में एक दिन भी नहीं आते पढ़ाने। उनकी वजह से हम 2 लाख 2.5 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। बाद में हम आकर देखते हैं तो फैकल्टी दे दी जाती है, ये टीचर पढ़ाते हैं, ये टीचर पढ़ाते हैं। वो टीचर जिनके नाम पे हम पढ़ने आते हैं, वो 6 महीने 1 साल में आके अपना दर्शन दे देते हैं, वही बहुत हो गया है। तो ये तो हमारे साथ मजाक किया जा रहा है एक प्रकार से। अब कोचिंगों में जब एडमिशन लेने की बारी आती तो कहते हैं भैया सबसे अच्छी कोचिंग कौन, कहाँ पढ़ा जाए। आजकल जितनी भी कोचिंगें हैं, सबके टीचर घोषित होते हैं कि साहब हमारे यहाँ ये टीचर पढ़ाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सब टीचरों के वीडियो पड़े होते हैं यूट्यूब पे, चाहे वो 1 हो चाहे 2, सबके पड़े होते हैं। सिर्फ रील देख के कहीं ना जाएं, सिर्फ रील देख के तो जाएं ही ना, नहीं तो हो सकता है कुछ सोच कर जा रहा हूं वो वहां पे होगा ही नहीं, और जब नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आप अपने आप को चीटेड महसूस करेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इन कोचिंग सेंटरों की लोकप्रियता और ब्रांडिंग तो बढ़ी, लेकिन मुखर्जी नगर के इन केंद्रों के सामने असली खतरा भी पैदा कर दिया, और वो था ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग का तेजी से प्रसार। ये माध्यम सस्ता भी था और इसमें बच्चों को अपना घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। कोविड महामारी के दौरान तो ऑनलाइन कोचिंग के बाजार में जबरदस्त तेजी आई, जबकि फिजिकल क्लासेस को बंद कर दिया गया था। उस समय तो सरकार के ही निर्देश थे और काफी दिन तक ये निर्देश रहे। विकल्प के तौर पर ऑनलाइन शुरू किया गया, लेकिन ऑनलाइन पिकअप करने लगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आए जिन्होंने ऑनलाइन में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, नए सिस्टम्स लाए, दूर दूर तक ये पहुंच गया। इसकी अच्छी बात ये थी कि गांव में भी रहकर जहां 4G उपलब्ध हो वहां लोग इस तरह के क्लासेस को देख सकते थे, दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं थी।
यूट्यूब पर भरमार है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे और घर में बैठ के वो तैयारी करना चाहे तो उसको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितना फ्री का डेटा आपको मिलता है उसमें आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेंगे। एक कमरे में बंद हो जाइए, अपना मोबाइल यूज़ करिए, यूट्यूब पर आप जाइए, फ्री में इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। अपने नोट्स अपने हाथ से खुद बनाइए बैठ के, और आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी कोचिंग की, कहीं भी जाने की। ऑनलाइन शिफ्टिंग हुई कोचिंग्स की तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया। तो ऑनलाइन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सही लगा प्लेटफॉर्म। रीज़न ये कि अगर मुझे मेरी क्लास में, क्योंकि आप ऑनलाइन सिर्फ पढ़ सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता और आप डिसिप्लिन में नहीं आ पाते। तो ऑफलाइन में क्या रहता है कि टीचर सामने, आपको डिसिप्लिन रहना ही होगा। जो आमने सामने क्लास में जो क्लासरूम कोर्स का जो इफेक्ट है वो ऑनलाइन उसका विकल्प नहीं हो सकता। सो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, आपके पास समय नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सबसे अच्छा कहें, अगर आप सब कुछ कर सकते हैं, तो एक अच्छे टीचर की क्लासरूम कोर्स की बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग भी आखिर है तो कारोबार ही। ऑनलाइन की कई कोचिंग ने तो कई लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लिया और ऑनलाइन के एक एक बैच में भी हजारों बच्चे आने लगे। जैसे अब यूट्यूब आ गया, आप देख रहे हैं 10-10 हज़ार बच्चों को एक क्लास में पढ़ाया जा रहा है। नो इंटरेक्शन, बच्चा क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा है कोई मतलब नहीं है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि ऐसी कोचिंगें हैं, 2-2 लाख बच्चे हैं, एक एक बैच में 10-10 हज़ार ऑनलाइन आते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अब 1-1 लाख विद्यार्थी जुटाने लगे। हमने इतने संख्या में बच्चों को जुटा लिया और जुटा लेने के बाद हमारा बिजनेस हो गया। हमने क्राउड को संतुष्ट रखा। टेक्नोलॉजी ने आज दुनिया का हर क्षेत्र बदल दिया है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ चुके हैं, जहां मशीनें भी अब इंसान के साथ होड़ में लग गई हैं। तो आने वाले समय में कोचिंग सेंटरों को नए दौर की इन चुनौतियों का भी सामना करना होगा। 20 साल बाद ऐसा मैं सोचता हूं कि मुखर्जी नगर एक डॉर्मेंट फॉर्म में चला जाएगा। फिर वहां 10, 20, 50, 100 लड़के होंगे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षाएं ऑनलाइन होगी, बोर्ड होगी और कमरे ही क्लासरूम बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर ऐसे स्थान का बहुत औचित्य नहीं रहेगा। मेरा तो ये मानना है कि सिविल सर्विस की जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, इसी का औचित्य अब नहीं बचेगा। अब जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से जुड़े हुए जो चेंजेस हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को बदल देंगे। आज मैं ऐसे एक उदाहरण दूंगा कि एआई सिस्टम्स जो हैं वो बेहतर आंसर निकाल देते हैं सिविल सर्विस के क्वेश्चंस के, जो अच्छे टीचर्स के मुकाबले। टीचर्स भी वैसा आंसर नहीं लिख पाएंगे जिस तरह का चैट जीपीटी लिख देगा। अगर वही क्वेश्चन आप उसमें दे दीजिए और जिस तरह के आंसर्स अपेक्षित होते हैं यूपीएससी, तो ये इसका क्या महत्व है? अब बचेगा क्या? जब एआई सिस्टम्स कर देंगे तो भाई इस तरह की परीक्षा लेकर आप क्या टेस्ट कीजिएगा? ये यूपीएससी को अब सोचना पड़ेगा, भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। निम्न मध्यम वर्ग के पास वही एक चीज है कि वह चाहता है कि वह अपनी संततियों को एक ऐसे जगह पर स्थापित कर सके कि एक दिन मैं सो करके उठा और मुझे लगा कि मैं प्रसिद्ध हो गया। तो सिविल सर्विसेज वाकई रातों रात आपको स्टारडम दे देती कि जब तक एक अंतिम व्यक्ति के मन में ये अभिलाषा रहेगी कि मेरा बच्चा कलेक्टर या कप्तान बन जाए, तब तक मुखर्जी नगर जैसे सेंटरों की प्रासंगिकता बनी रहेगी।